नमस्कार बच्चों। आप सभी का बड़े भाई साहब पाठ के भाग 2 में स्वागत है। बच्चों, भाग 2 में जाने से पहले भाग 1 की पुनरावृत्ति करेंगे। बच्चों, स्लाइड के माध्यम से पुनरावृत्ति देखिए। पहला स्लाइड देखिए आप। बच्चों, पहले स्लाइड में बड़े भाई साहब बहुत मेहनत करता है। देखिए, हर हमेशा पढ़ता ही रहता है। प्राचीन काल में लाइट की सुविधा नहीं थी, तो भी बच्चों बड़ा भाई साहब चिराग रखकर हमेशा वे पढ़ता ही रहता है, क्योंकि पढ़ाई नाम की जो बुनियाद होती है बड़े भाई साहब के हिसाब से वो पायेदार मजबूत होनी चाहिए। इसीलिए वे हमेशा पढ़ता रहता है। बुनियाद के ऊपर ही भवन निर्मित होता है, इनका मानना है। मगर बिल्कुल छोटा भाई बड़े भाई से विपरीत है। चित्र में दो से दूसरे चित्र में देखिए आप लोग, हमेशा बच्चों से खेलता रहता है। तीसरे चित्र में भी आप देख सकते हैं, बच्चों के ऊपर चढ़कर, दीवार के ऊपर चढ़कर, फाटक के ऊपर चढ़कर इस तरह तरह के खेल खेलने में लगा रहता है। एक आध घंटा भी अगर पढ़ लिया तो छोटे भाई को पहाड़ लगने लगता है। तो एक दिन छोटे भाई को बड़े भाई बुलाकर बहुत ही डांटते हैं। तीसरे चित्र में देखिए, अगर इस तरह आप खेलेंगे तो पास होना मुश्किल है। मुझे देखिए, मैं हमेशा पढ़ते रहता हूँ, तो भी एक एक कक्षा को 2-2 3-3 साल लगा देता हूँ। अगर इस तरह पढ़ेंगे तो आप जिंदगी भर एक ही कक्षा में रहोगे। तो इस तरह की बातें छोटे भाई के मन में बैठ गई और वे क्या करते हैं, एक दिन छटपट बहुत सोचने लगते हैं। छटपट एक टाइम टेबल बना लेते हैं। बच्चों, अभी हम भाग 2 की ओर आगे बढ़ेंगे। देखिए बच्चों, बड़े भाई की बातें सुनकर छोटा भाई एक दिन मन लगाने की ठान लेते हैं। छटपट समय सारणी टाइम टेबल बना लेते हैं। छटपट एक टाइम टेबल बना डालता, बिना पहले से नक्शा बनाए, कोई स्कीम तैयार किए काम कैसे शुरू करूँ। बस टाइम टेबल तो बना लिया, मगर टाइम टेबल फॉलो करना तो पहले ही से हमको एक स्कीम बना लेना चाहिए। बिना स्कीम के छोटा भाई टाइम टेबल तो बना लिया, मगर उसको अमल करना बहुत मुश्किल था। टाइम टेबल में खेल कूद की मंद बिल्कुल उड़ जाती। प्रातः काल 6 बजे उठना, मुंह हाथ धो, नाश्ता कर पढ़ने बैठ जाना। 6 से 8 तक अंग्रेजी, 8 से 9 तक हिसाब, 9 से 9:30 तक इतिहास, फिर भोजन और स्कूल। 3:30 बजे स्कूल से वापस होकर आधा घंटा आराम। 4 से 5 तक भूगोल, 5 से 6 तक ग्रामर, आधा घंटा हॉस्टल के सामने ही टहलना। 6:30 से 7 तक अंग्रेजी कंपोजिशन, फिर भोजन कर कर 8 से 9 तक अनुवाद, 9 से 10 तक हिंदी, 10 से 11 तक विविध विषय, फिर विश्राम। बच्चों, इस प्रकार का टाइम टेबल बना लिया है, मगर टाइम टेबल पढ़ना तो छोटे भाई से बिल्कुल नहीं हो सकता था। तो देखिए, फिर टाइम टेबल के अनुसार वे आगे जाते हैं या नहीं। बच्चों, टाइम टेबल के अनुसार छोटे भाई टाइम टेबल तो बना लिया है, मगर छोटे भाई टाइम टेबल बना लिया एक बात है, उस पर अमल करना बच्चों मुहावरा है, उसका अर्थ है लागू करना। अमल करना दूसरी बात है। टाइम टेबल बनाना एक बात है और वो फॉलो करना एक बात है। पहले ही दिन उसकी अवहेलना तिरस्कार शुरू हो जाती है। किसका तिरस्कार? टाइम टेबल का तिरस्कार। बना तो लिया मगर उसको फॉलो नहीं करा, पहले दिन ही एक दिन भी फॉलो नहीं करा, पहले दिन से ही टाइम टेबल का तिरस्कार शुरू हो जाता है। मैदान की वहां सुखद हरियाली, चित्र में देख सकते हैं आप। बस टाइम टेबल बना लिया, मगर मैदान की सुखद हरियाली उसके मन को खींच ला रही थी। फ्रेंड्स के खेलना उसे बुला रहा था। हवा के हल्के हल्के झोंके, फुटबॉल की वहां उछल कूद, कबड्डी के वहां धाव घात में संघर्ष की चालें खेलते समय चलती ना बेटे, आपस में दोस्तों के बीच में।
वॉलीबॉल की वह तेज और फुर्ती मीन्स झटपट काम करने वाला वॉलीबॉल का जो खेल है, मुझे अज्ञात अज्ञात का अर्थ है जिसके बारे में कुछ ज्ञात ना हो, अज्ञात की ओर अनिवार्य रूप से खींच ले जाती और वहां जाते ही मैं सब कुछ भूल जाता हूँ। क्या सब कुछ? टाइम टेबल बनाने का, टाइम टेबल का किस तरह फॉलो होना, पूरा भूल जाता है, खेल में लग जाता है। वहाँ जानलेवा टाइम टेबल था। देखिए, सुबह अंधेरे मुंह से उठना, रात के 11 बजे तक, बस बना तो लिया मगर उसे कैसा लग रहा है, जान लेने वाला टाइम टेबल था। बिल्कुल खेल तो है ही नहीं उसमें। वहाँ आंखें फोड़ पुस्तकें, बहुत मेहनत से बस 11 बजे तक पढ़ना ही पढ़ना, जो किसी की याद ना रहती। और भाई साहब को नसीहत मीन्स सीख मुझे देने के लिए, सीख हो, प्रेरणा हो और फजीहत सीख देते थे, और मेरा उसी प्रकार सीख से अपमान का अवसर भी उन्हें मिल जाता था, क्योंकि मैं पढ़ता नहीं था, हमेशा खेलने में लगा रहता था। इसलिए बहुत टाइम वे मुझे अपमान करते थे, क्योंकि उनका अधिकार था। अपमान करने से, बड़े छोटे का अपमान करने से वे कोई बेइज्जती नहीं है, उससे हम लोग कुछ सुधर सकते हैं। अपमान, फजीहत को अपमान कभी हम नहीं समझना है। बड़ों की जो भी बात है हमें प्रेरणा के रूप में लेकर उसे हम लोग अमल करना चाहिए। आंखों से दूर रहने की चेष्टा करता, कमरे में इस तरह दबे पांव आता कि उन्हें खबर नहीं। उनकी नजर मेरी ओर उठी और मेरे प्राण निकल जाते। प्राण निकलना मुहावरा, उसका अर्थ है भयभीत होना। हमेशा सिर पर एक नंगी तलवार सी लटकती, नंगी तलवार लटकना मुहावरा है। मौत का खतरा महसूस होना मालूम होता है, फिर भी जैसे मौत और विपत्ति के बीच भी आदमी मोह और माया के बंधन में जकड़ा रहता है। मैं फटकार और गुड़कियां खाकर भी खेल कूद का तिरस्कार ना कर सकता था। बच्चों, हर हमेशा खेलते खेलते रहता था। बस जैसे ही दबे पांव चोरी चोरी बड़े भाई को पता नहीं वैसा घर आता था, मगर बड़ा भाई तो इसका इंतजार में बैठा रहता था। जैसे ही बड़े भाई को देखता था, इसके प्राण सूख जाते थे। बड़े भाई इसके सर पर एक नंगी सी तलवार लटके वैसा दिखती थी। तो मौत का खतरा महसूस होना, वो नंगी तलवार का अर्थ, भाई से वे बहुत ही डर जाते थे। बड़े भाई की बातें सुनकर वे एकदम खामोश हो जाते थे, मगर दूसरे दिन खेल का तिरस्कार तो नहीं कर पाते थे। फिर बस दूसरे दिन फिर वही खेल में लगे हुए रहते थे। एक दिन सालाना इम्तिहान हुआ, जैसा एनुअल एग्जाम आप लोगों को भी होता है, एनुअल एग्जाम हुआ है। भाई साहब फेल हो गए। चित्र में देखिए, बड़े भाई साहब फेल हो गए। इतनी मेहनत करने पर भी, बच्चों मेहनत करते थे मगर किस प्रकार की मेहनत, रटते थे, अक्षर अक्षर चाट लेते थे। रटना बिल्कुल गलत है। रट छोड़ विद्या मीन्स रट कर छोड़ देते हैं, इसलिए वो याद नहीं होता है, समझ कर पढ़ना चाहिए। यहाँ पर बड़े भाई का हाल उसी प्रकार हुआ है। सालाना इम्तिहान हुआ, बड़े भाई साहब फेल हो गए, मैं पास हो गया, मैं लेखक, और दर्जे में प्रथम भी आया। दर्जा उर्दू शब्द है, कक्षा, कक्षा में प्रथम भी आया, मगर ज्यादा तो पढ़ता ही नहीं था, एक आध घंटा पढ़ता था, वो भी मन लगाकर। मेरे और उनके बीच में केवल 2 साल का अंतर था। 2 साल में 2 कक्षाओं का, पहले तो 3 कक्षाओं का अंतर था, अभी सिर्फ 2 कक्षाओं का अंतर रह गया है। जी में आया भाई साहब को आड़े हाथ लूं, मिस कठोरता से पेश आना, बड़े भाई साहब को ही डांटूं क्या? देखिए, आप देखिए इतना मेहनत से पढ़े हो, क्या किया है, आपका क्या हाल हुआ है, इस प्रकार समझा था छोटा भाई लेखक कि बड़े भाई को आड़े हाथ लूं क्या? वहां घोर तपस्या कहाँ गई? बोलकर इस प्रकार की बातें बोलना चाहते हैं। मुझे देखिए, मजे से खेलता भी रहा और दर्जे में अव्वल भी हूँ, लेकिन वहां इतने दुखी और उदास थे कि मुझे उनसे दिली हमदर्दी मीन्स मन से सहानुभूति हुई। अगर पूछूं बोलकर मैं पूछने वाला ही था, मगर वे फेल होने का बहुत दुख मना रहे थे। यह देख मुझे बहुत ही दिल में बड़े भाई के प्रति हमदर्दी जागी।
और उनके घाव पर नमक छिड़कना। नमक छिड़कना, घाव पर नमक छिड़कना मुहावरा है। दुखी को और दुखी करना। विचार ही लज्जास्पद मालूम हुआ है, शर्मनाक। अगर मैं जाकर पूछूं, इतनी मेहनत करे, क्या हुआ, फेल हो गए ना, कहाँ पर है आपकी घोर तपस्या। मगर उससे पहले ही बड़े भाई साहब बहुत दुखी थे। छोटे भाई ये पूछना ठीक नहीं समझते थे। दुखी को और दुखी करना लज्जास्पद, शर्मनाक जान पड़ता था, इसीलिए बड़े भाई को कुछ भी नहीं पूछ सके। अब मुझे अपने ऊपर कुछ अभिमान हुआ, लेखक को खुद के ऊपर ही, क्योंकि बड़े भाई फेल हो गए, खुद पास हो गए, इसीलिए अपने आप के ऊपर अभिमान हुआ और आत्मसम्मान भी बढ़ा। भाई साहब का वहां रौब प्रभाव जो इनको दिखाते थे, अब मुझ पर ना रहा। आजादी से खेलकूद में शरीक होने लगा हूँ। हाँ, मैं तो पास हुआ हूँ, बस अगर बगैर बड़े भाई डांटने लगे तो मैं पूछता कि बस मैं तो पास हो चुका हूँ। इस प्रकार का मेरे मन में सम्मान और आत्मगौरव आने लगा है। दिल मजबूत था। अगर उन्होंने फिर मेरी फजीहत की, अगर फिर खेल रहा, तो उस समय अगर मेरा अपमान करे तो साफ कह दूंगा, आपने अपना खून जलाकर, मीन्स बहुत अधिक मेहनत कर कर कौन सा तीर मार लिया। तीर मारना भी मुहावरा है, सफलता हासिल करना। अगर मुझे इस बार बड़ा भाई साहब अगर कुछ पूछे तो मैं मेरे दिल को मजबूत कर कर मैं उनसे जवाब दूंगा। क्या जवाब? साफ कह दूंगा, आप अपना खून जलाना अधिक मेहनत कर रहा, कौन सा तीर मार लिया है, कौन सा सफलता हासिल किया है। मैं तो खेलते कूदते दर्जे में अव्वल आया। ज जबान से यहाँ हेकड़ी जताना मुहावरा है, घमंड दिखाना, कि साहस ना होने पर भी मेरे रंग ढंग से साफ जाहिर होता था, कि जाहिर मालूम होना। भाई साहब का वहां आतंक मुझ पर नहीं था। बस भाई साहब को देखकर मैं बोलने वाला ही था, मगर भाई साहब का वो जो क्रोध था, वो क्रोध मुझ पर नहीं था। मैं समझ गया था कि बड़े भाई साहब अंदर ही अंदर घुल रहे थे, दुखी हो रहे थे, स्वयं फेल होने के नाते। भाई साहब ने इसे भांप लिया है। क्या भांप लिया है? मेरा खेलने का मतलब। हाँ, वे मुझे आत्मसम्मान और गर्व में पास होने का जो गर्व था, आत्मसम्मान था, मैं खेलने स्वच्छंदता से मैं खेलने जा रहा था, यह सब बड़े भाई भांप लिया है। भांप लेना मीन्स समझ लिया है। उनकी सहज बुद्धि बड़ी तीव्र थी। उनकी जो बुद्धि थी ना, वे समझने में बहुत तेज थे। उनको समझ में आ गया कि छोटा भाई पास हो गया, शायद इसको गर्व आ चुका है। वे समझ लिए थे। एक दिन जब मैं बोर में सुबह सुबह का पूरा समय गिल्ली डंडे में भेंट कर कर ठीक भोजन के समय लौटा। गिल्ली डंडा देखिए बच्चों चित्र में, एक हाथ में बड़ा सा डंडा होता है, एक छोटी सी भी एक डंडा होता है। छोटे डंडे को बड़े डंडे से लेकर मारकर उछाल कर मारते हैं। वो गिल्ली डंडा खेल बहुत खेलते थे प्राचीन काल में। अभी जैसा अभी वर्तमान में क्रिकेट खेला जाता है, उसी प्रकार प्राचीन काल में गिल्ली डंडा बहुत मशहूर खेल था। तो प्रेमचंद हमेशा सुबह से शाम तक गिल्ली डंडे में खेले लगते थे। तो एक दिन गिल्ली डंडे के भेंट हो चुके थे, मीन्स समय पूरा उसमें ही लगा दिए थे। ठीक भोजन के समय मीन्स जो 2 बजे के समय लौटा, तो भाई साहब ने मानो तलवार खींच ली, लड़ने को तैयार थे। किस प्रकार देखिए, और मुझ पर टूट पड़े, आक्रमण करे। ये पूरे मुहावरे है बेटा। सो तलवार खींचना मुहावरा है, लड़ने को तैयार होना, मुझ पर टूट पड़ना, आक्रमण करना। देखता हूं इस साल पास हो गए। देखिए किस प्रकार बड़े भाई साहब छोटे भाई को समझा रहे हैं। देखता हूं इस साल पास हो गए और दर्जे में अव्वल आ गए, तो तुम्हें दिमाग हो गया है, मीन्स घमंड हो जाना। दिमाग होना मुहावरा, उसका अर्थ है घमंड होना। मगर भाई भाईजान, भाई को, छोटे भाई को भी भाईजान मान सम्मान से मुस्लिम्स में बोला जाता है। भाईजान, घमंड तो बड़े बड़े का नहीं रहा। बड़े बड़े लोग जो घमंड करते हैं, बड़े बड़ों का भी घमंड नहीं रहा है, नहीं रहा। तुम्हारी क्या हस्ती, हस्ती का अर्थ है हैसियत, तुम्हारा क्या है, तुम तो छोटे हो। इतिहास हिस्ट्री में रावण का हाल तो पढ़ा ही होगा। रावण जानते ना बच्चों आप लोग,
रावण का हाल आप पढ़ा ही होगा। उसके चरित्र से तुमने कौन सा उपदेश लिया है? रावण के चरित्र से, रावण के बारे में आप पढ़े होंगे इतिहास में, आप कौन सी सीख ली है? बड़े भाई समझा रहे छोटे को, कौन सी सीख लिए है? सहज इम्तिहान पास कर लेना कोई चीज नहीं है, असल चीज है बुद्धि का विकास, नॉलेज डेवलप करना। जो कुछ पढ़ो उसका अभिप्राय समझो। रावण, रावण की कहानी बच्चों, चित्र यहाँ पर देखिए, रावण किस प्रकार गर्व है उसे। रावण भूमंडल का स्वामी है, पूरा भूमंडल में पूरी धरती, पृथ्वी का स्वामी है, राजा है, पूरे धरती का राजा है। ऐसे राजाओं को बच्चों चक्रवर्ती कहते हैं। तो जब प्राचीन काल का विषय था बच्चों ये, सो आजकल अंग्रेजों का राज्य का विस्तार बहुत बड़ा हुआ है। आजकल मीन्स अभी का नहीं, वो 15वीं सदी का विषय यहाँ पर बताया जा रहा है। मध्यकाल में बड़े भाई बोल रहे, जब अंग्रेजों का शासन था तब की बात है। आजकल अंग्रेजों का राज्य पूरा विस्तार बहुत बड़ा हुआ है, पूरा विस्तार है भूमंडल पर, पूरे लोग वही लोग राज्य परिपालन कर रहे हैं, पर उन्हें चक्रवर्ती नहीं कहा सकते, क्योंकि संसार में अनेक राष्ट्र अंग्रेजों का आधिपत्य मीन्स अधिकार स्वीकार नहीं करते, क्योंकि वे अपने राज्य में आकर अपने राज्य को परिपालन कर रहे थे। इसीलिए उनके अंग्रेजों के आधिपत्य को हम तकरीबन लोग स्वीकार नहीं करते। बिल्कुल स्वाधीन स्वतंत्र है हम लोग। रावण चक्रवर्ती था, राजा था, संसार के सभी मही राजा उसे कर मीन्स टैक्स देते थे। बड़े बड़े देवता उसकी गुलामी करते थे, आग और पानी के देवता भी उसके दास थे। मगर उसका अंत क्या हुआ? घमंड ने उसका नामो निशान तक मिटा दिया, सब कुछ नष्ट कर देना। कोई उसे एक चुल्लू पानी देने वाला भी नहीं था। एक चुल्लू पानी देना मीन्स थोड़ी सी सेवा करना, थोड़ी सी मदद देना करने वाला भी नहीं था। बच्चों, चाहे आदमी जो भी कुकर्म करे, कुकर्म मीन्स बुरा कार्य करे, चाहे अभिमान ना करे, बुरा कार्य करे, मगर गर्व घमंड नहीं करना चाहिए। इतराए मीन्स घमंड नहीं, अभिमान नहीं करना चाहिए। दीन दुनिया दोनों से गया। दीन दुनिया मीन्स कहीं का ना रहना। देखिए कुकर्म तो किया ही रावण, आपको पता है, सीता का हरण कर लंका में रखा था। पवित्र ही थी सीता, मगर वो तो कुकर्म ही था, इसके पति के पास से उसको लेकर लंका में रखा था। बच्चों, कुकर्म करो मगर घमंड नहीं करना चाहिए इंसान को। इसीलिए इसका कुकर्म को नहीं, इसके घमंड के लिए ये दीन दुनिया दोनों से चले गया। मीन्स दीन दुनिया दोनों से गया मीन्स उसका अर्थ है कहीं का न रहना। बच्चों, इसीलिए हमें घमंड नहीं करना चाहिए। रावण की कथा सुनाया था मीन्स घमंड, क्योंकि छोटे भाई को पास होने का घमंड था ना, एक कहानी सुना दी रावण की। बच्चों, आपको प्रश्न पूछा जाएगा कि इतिहास से संबंधित बड़े भाई साहब छोटे भाई को कौन कौन सी कहानियां सुनाया था। और दूसरी कहानी देखिए बच्चों, शैतान का हाल भी पढ़ा ही होगा। उसे यहाँ अभिमान हुआ था कि ईश्वर का उससे बढ़कर सच्चा भक्त कोई है ही नहीं। बच्चों, चित्र देखिए शैतान का। शैतान को बच्चों बहुत गर्व था। वो समझता था कि मैं भगवान का सच्चा भक्त हूँ, मुझसे बड़ा भक्त नहीं बनना बोलकर उसकी इच्छा थी। बच्चों, एक दिन एक भक्त भगवान का प्रार्थना करना भूल गया था, प्रेयर करना भूल गया था। तो शैतान जाकर उस भक्त को जगाया कि बोला, भाई साहब, आप आज शाम की प्रार्थना भूल चुके हो, उठिए और भगवान का प्रार्थना कीजिए। तो भक्त पूछा, भाई आप कौन हो? शैतान ने बताया, मैं शैतान हूँ। भक्त को बहुत ही ताज्जुब होने लगा। शैतान तो आतंक बीच में पीड़ा पहुंचाता है प्रार्थना में, मगर ये किस प्रकार का शैतान है भाई, प्रार्थना करने के लिए मुझे ही उठा रहा है। बच्चों, यहाँ पर देखिए क्यों उठाया था शैतान भक्त को? क्योंकि अगर हम प्रार्थना नहीं करें उस समय की, तो बाद में हम भगवान को
पश्चाताप करते हैं। पश्चाताप करने से भगवान के प्रिय बन जाते हैं। ये शैतान को नहीं पसंद था, इसीलिए शैतान आकर भक्त को प्रार्थना के लिए उठाया, क्योंकि वे ही भगवान से सबसे ज्यादा प्रिय भक्त रहे। इसीलिए अंत में यहाँ हुआ कि शैतान को गर्व के कारण वही सच्चा भक्त है बोलकर उसको भी बहुत गर्व हो गया था। अंत में देखो बच्चों, स्वर्ग से नरक में ढकेल दिया गया था। इतना गर्व नहीं करना चाहिए। ठीक है, आप उसे उठाए, अच्छी बात है, मगर आपके मन में गर्व था कि मैं सबसे प्रिय हूँ, मैं सबसे बड़ा भक्त हूँ, इस नाम का जो गर्व था, वो गर्व एक दिन शैतान को नरक में ढकेल दिया गया है। गर्व करना बिल्कुल बुरी बात है बच्चों। उसके साथ ही और एक कहानी भी बताया गया है। शाहिरूम एक राजा था। एक बार उसे भी बच्चों बहुत ही धनवान था, उसे बहुत अहंकार था। तो अहंकार होने के कारण बच्चों यहाँ पर उस राजा को भीख मांग मांग कर मरना पड़ा। एक दिन उसी अहंकार के कारण राजा का भी अंत भीख मांगना पड़ा। अहंकार से इंसान धनी से फकीर भी बन सकता है। तुमने तो अभी केवल एक दर्जा पास किया है। बड़े भाई छोटे भाई को यहाँ पर इस प्रकार के इतिहास से संबंधित कहानियां सुनाकर रास्ते पे लाने की कोशिश कर रहे थे और बोल रहे थे, आप तो अभी केवल एक दर्जा पास किया है और अभी से तुम्हारा सिर फिर गया, मुहावरा घमंड होना, तब तो तुम आगे बढ़ चुके। यहाँ समझ लो कि तुम अपनी मेहनत से नहीं पास हुए। अंधे के हाथ बटेर लग गई। बटेर का अर्थ है बच्चों एक पक्षी। तो यहाँ पर ये मुहावरा ये लोकोक्ति है बच्चों। सो अंधे के हाथ बटेर लग गई, अयोग्य व्यक्ति के हाथ में महत्वपूर्ण चीज लगना। बच्चों यहाँ पर क्या है, अंधे के हाथ बटेर लगना। अंधा शिकार करने निकला था। कहीं अंधा शिकार कर सकता है क्या? नहीं, तो भी वे निकल गया था। बस शिकार के लिए तीर चलाया है, तो उसको शिकार पक्षी उसके हाथ लग चुका था। मीन्स कभी कभी ऐसा भी हो सकता है। ये उदाहरण बड़ा भाई छोटे भाई को बताया है। और देखिए बच्चों, मगर बटेर मीन्स पक्षी केवल एक बार हाथ लग सकती है। शिकार एक बार लग सकता है। अंधा अगर शिकार करा भी तो एक बार भूल चूक कर शिकार लग सकता है, मगर बार बार नहीं। और एक उदाहरण भी बताए, कभी कभी गिल्ली डंडे में भी अंधा चोट निशाना पड़ जाता है। कभी कभी देखिए, आप लोग क्रिकेट खेलते हो, आपको क्रिकेट खेलना आता ही नहीं, तो अभी खेलने लग गए, छक्का लग गया आपको। उसी प्रकार अंधा चोट निशान लगना, अचानक कोई चीज मिलना, अचानक आपको छक्का लग जाना खेल में। उस प्रकार आपको भी एक ही बार आप परीक्षा में पास हो चुके हो। जैसा कि अंधे को बटेर लग गया, जैसा कि गिल्ली डंडे में अंधा चोट निशान लग गया, उस प्रकार इसी से कोई सफल खिलाड़ी नहीं हो जाता। क्या एक बार निशाना लग गया तो क्या सफल खिलाड़ी होता है क्या? सफल खिलाड़ी वो होता है जिसका कोई निशाना खाली ना जाए। आप प्रथम बार पास हो चुके हो, उसी प्रकार आप दूसरी बार भी पास होना है। आपको फेल होना ही नहीं, तो तब मैं मानूंगा बोलकर यहाँ पर अनेक प्रकार के मुहावरे लोकोक्तियों से यहाँ पर बड़े भाई साहब पाठ को बहुत ही सुंदर भाई को समझाया है। और कहते हैं, मेरे फेल होने पर मत जाओ। हाँ, आप मुझसे बड़े हो, आप फेल हो गए, आपको मुझे बोलने का अधिकार ही नहीं है, इस प्रकार मेरे ऊपर आप मत जाओ। मेरे दर्जे में आओगे तो दांतों पसीना आ जाएगा। दांतों पसीना आना, सुने बच्चों कभी आप मुहावरा? नहीं तो सुनिए, आप नए नए मुहावरे आपको यहाँ पर बता रहे हैं। दांतों पसीने आना, बहुत अधिक परेशानी में पड़ना, बहुत अधिक परेशानी में पड़ना। और बोल रहे एक बार पास हो गए, मेरे दर्जे में आ जाओ, आप हाई स्कूल में आ जाओ,
तब तो आपको मालूम होता। जब अलजेब्रा और ज्योमेट्री मैथ्स लोहे के चने चबाने पड़ेंगे, मैथ्स बहुत हार्ड होता है, लोहे के चने चबाना मीन्स बहुत कठिन काम करना पड़ता है, तब मेरे दर्जे में आप आओगे, मैथ्स पढ़ोगे तो तब आपको बहुत ही कठिन काम करना पड़ेगा। और इंग्लिश, इंग्लिश का इतिहास पढ़ना पड़ेगा। बादशाहों के नाम याद रखना आसान नहीं, 8-8 हेनरी हो गुजरे हैं। एक एक इंग्लिश में यहाँ पर इंग्लिस्तान का इतिहास, अगर इंग्लिश में गए आप, इंग्लिस्तान का मीन्स अमेरिका, इंग्लैंड, सोशल का विषय बता रहा बेटा यहाँ पर। इंग्लैंड का या अमेरिका का जो हिस्ट्री आप लेंगे तो उसमें कई हेनरी है। देखो बच्चों, ऊपर एक पहले चित्र में यहाँ पर बताया है 1556 1556 और 1547 में 36 1536 1546 का विषय है। देखो बेटा, मध्यकाल में यहाँ पर अमेरिका का ये हेनरी है बेटा, अमेरिका का हेनरी 8वां हेनरी था बेटा, इन्होंने 8वां हेनरी, यहाँ पर वही बता रहा आपको। सो बादशाहों के नाम याद रखना आसान नहीं, 8-8 हेनरी, चित्र में देखिए आप, अमेरिका का 8 हेनरी था बेटा उन्होंने। सो 8-8 हेनरी गुजरे हैं। कौन सा कांड, कांड मीन्स कार्य, किस हेनरी के समय हुआ, क्या यहाँ याद कर लेना आसान समझते हो? नीचे चित्र में देखिए बच्चों, ये इंग्लैंड का हेनरी है बेटा, एक वो है अमेरिका का 8वां हेनरी, ये जो सो इंग्लैंड का जोसेफ हेनरी। इस प्रकार के सभी का नाम वहां पर हेनरी 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 था, तो ये याद रखना बहुत मुश्किल होता है। कौन सा हेनरी, कौन सा कार्य करना, बहुत ही याद करना बहुत ही कष्ट होता है, भाई को समझाता है। क्या यहाँ याद कर लेना आसान समझते हो? हेनरी 7वें की जगह हेनरी 8वां लिखा और सब नंबर गायब। सफा चट मीन्स शून्य, जीरो, शिफर मीन्स जीरो, शिफर भी ना मिलेगा, जीरो भी नहीं मिलेगा, बस कट कर देता, शिफर भी, जीरो भी नहीं देगा, कट कर देता, बस छोड़ देता। हो किस ख्याल में, आप किस ख्याल में हो? दर्जनों तो जेम्स हुए हैं, दर्जनों विलियम्स हुए हैं, कोडियो मीन्स 20 चार्ल्स हुए हैं, दिमाग चक्कर खाने लगता है। ये जो टोटल इतिहास अगर पढ़ेंगे तो इंग्लिश में जो इतिहास पढ़ेंगे, सोशल इतिहास को सोशल, भ्रम में पढ़ना, चक्कर खाना में से भ्रम में पड़ जाते हो। अंधी रोग आ जाता है, अंधी रोग आ जाना, कुछ नहीं समझ में आना, मुहावरा। इन अभागों को नाम भी ना जुड़ते थे, अभागो मीन्स उसको समझ में नहीं आता था। ओके, इतिहास का जो हेनरियों के बारे में उसको समझ में नहीं आने के कारण वो हेनरियों को बड़े भाई कहते हैं अभागे। इन अभागों को नाम भी ना जुड़ते थे, एक ही नाम के पीछे दोयम मीन्स दूसरा, सोयम तीसरा, चाहरुम चौथा, पंचम मीन्स 5वां लगाते जाते थे। हेनरी दोयम, हेनरी सोयम, हेनरी चाहरुम, हेनरी पंचम, हेनरी छठा, हेनरी 7वां, इस प्रकार हेनरी के पीछे ही लाइन से एक एक एक, एक लगाए जाते थे। मुझसे पूछते तो 10 लाख नाम बता देता। शादी अबागों को हिस्ट्री में, इतिहास में नाम रखना भी लोगों को मालूम नहीं है। शायद अगर मुझे पूछे तो एक से एक नाम, तकरीबन 10 नाम में दे देता, वे अपने नाम लगा देते, बोलकर यहाँ पर वो इतिहास को समझ में नहीं आकर इस प्रकार के बातें बड़ा भाई छोटे भाई को बताता है। बहुत मुश्किल होता है। आप मेरे कक्षा में आइए, देखिए हेनरी के बारे में आप जानकारी प्राप्त किए होंगे। और अभी चले ज्योमेट्री, यहाँ पर चित्र में आप देख सकते बच्चों, ज्योमेट्री तो बस खुदा ही पनाह, ज्योमेट्री से तो बस भगवान ही बचाए आपको और मुझे भी। जैसा ज्योमेट्री में बच्चों ट्रायंगल डालकर आप ए बी सी लिखते हो, यहाँ पर हिंदी में बताया गया है आ बा जा,
ए बी सी। आ बा जा की जगह आ जा बा लिख दिया। ए बी सी की जगह ए डी बी लिख दिया, सारे नंबर कट गए। गलत है ना? ए बी सी की जगह ए डी बी लिखता कोई? गलत है, सारे नंबर कट जाते हैं। कोई इन निर्दयी मीन्स कठोर, मुमताहिनो परीक्षक, एग्जामिनर्स जो करेक्शन करते ना बेटा आपका पेपर, वो लोग मुमतानियों से नहीं पूछता कि आखिर आजाबा और आबाजा और आजाबा में क्या फर्क है। सेम तो होता है। देखिए, व्यर्थ की बातें के लिए क्यों छात्रों का खून करते हो? खून करना, परेशान करना। देखिए यहाँ पर आ बा जा के स्थान पर आ जा बा लगाए तो क्या होगा? जैसे ही दाल भात रोटी खाओ या नहीं तो भात दाल रोटी खाओ, इसमें क्या रखा है? मगर इन परीक्षकों को क्या परवाह, वहां तो वही देखते हैं जो पुस्तक में लिखा है। चाहते हैं कि लड़के अक्षर अक्षर रट डाले, मीन्स याद करे, बट्टी करे, और इसी रटत का नाम शिक्षा रख छोड़ है। अगर हम रटते रहोगे तो शिक्षा को रटकर फिर से छोड़ना कहते हैं। और आखिर इन बेसिर पैर की बातें, देखिए अर्थ है बेकार की बातें के पढ़ने से फायदा क्या है? देखिए इस प्रकार के भी आपको मेरी कक्षा में आने पर आपको पढ़ना पड़ेगा, तो आप ध्यान से पढ़िए, आपको घमंड नहीं करनी चाहिए। देखिए अभी यहाँ पर ज्योमेट्री का फिर से एक बार बताया गया है। ज्योमेट्री में जो नीचे जो रेखा डाली गई है, इस रेखा पर ऊपर जो 30 to 80 डिग्रीज बताया गया है, नीचे एक रेखा डालने पर उसके ऊपर एक लंबी रेखा, दो तो आधार लंबा से दुगना होगा। देखिए यहाँ पर नीचे रेखा से जो 30 to 80, देखिए बच्चों ये जो दूसरी जो लंबी रेखा डालने से उसका आधार लंबा से दुगना हो जाता है। नीचे 30 है, ऊपर जाकर उन्होंने 30 से 80 हो गया है, लंबा से दुगना हो गया है। देखिए इस प्रकार के हिसाब भी आपको करना होगा। किस प्रकार होगा? नीचे तो 30 रहेगा, फिर ऊपर जाकर डबल कैसा हो जाएगा, दुगना कैसा हो जाएगा? पूछिए, इसी से प्रयोजन क्या है? क्या फर्क पड़ता है? दुगना हो जाओ या चुगना हो जाओ या आधा ही रहे, मेरी बला से। बड़े भाई साहब देखिए, दुगना हो जाओ, इससे क्या प्रयोजन? दुगना नहीं, चौगुना हो जाओ या आधा ही रहे, मेरी भला से, लेकिन परीक्षा में पास तो होना है। तो यहाँ सब व्यर्थ की बातें याद करनी पड़ेगी बोलकर यहाँ मैथ्स के बारे में छोटे भाई को बड़े भाई समझाते हैं। और आगे देखिए बच्चों, और आगे ये हो गया सोशल के बारे में, इतिहास के बारे में, मैथ्स के बारे में। अभी बताया है हिंदी में एक निबंध लिखना है। किसके ऊपर लिखना है? समय की पाबंदी, समय के महत्व को ध्यान में रखते हुए एक संक्षेप में आपको भी दिया जाएगा अनुच्छेद लिखने के लिए। कहा दिया समय की पाबंदी पर एक निबंध लिखो जो 4 पन्नों से कम ना हो। अब आप कॉपी सामने खोलो, कलम हाथ में लिए, उसके नाम को रोना मीन्स लिखना, उसके बारे में लिखना। कलम ले लो, कॉपी ले लो, 4 पन्ने लिखना है समय की पाबंदी के बारे में। यहाँ पर देखो उसको अच्छा नहीं लग रहा, इसीलिए यहाँ पर बड़ा भाई बोल रहा कि उसके नाम को रोना है। किसके नाम को? समय की पाबंदी का जो निबंध है, 4 पन्ने लिखना है। 4 पन्ने कोई कैसा लिखेगा समय की पाबंदी में? इसीलिए यहाँ पर बड़े भाई छोटे भाई को समझा रहे हैं। देखिए इस प्रकार भी प्रश्न आ सकते हो बेटा। भाई साहब, कौन नहीं जानता कि समय की पाबंदी बहुत अच्छी बात है। इसी से आदमी के जीवन में संयम आ जाता है,
दूसरों का उस पर स्नेह होने लगता है और उसके कारोबार में उन्नति होती है। लेकिन इस जरा सी बात पर 4 पन्ने कैसे लिखे? जो बात एक वाक्य में कही जा सके, उसे 4 पन्नों में लिखने की जरूरत। मैं तो इसे हिमाकत मीन्स बेवकूफी कहता हूँ। यहाँ तो समय की किफायत बचत नहीं, बल्कि उसका दुरुपयोग है। व्यर्थ में किसी बात को ठूस दिया जाए। हम चाहते हैं आदमी को जो कुछ कहना हो छटपट कह दे और अपनी राह लेना मुहावरा, रास्ता पकड़ना। बच्चों, यहाँ पर तो बताया गया है समय की पाबंदी करो, मगर समय की पाबंदी बताया गया है, साथ साथ ही 4 पन्नों निबंध लिखने के लिए बताया गया है। क्या ये समय की पाबंदी है बोलकर यहाँ पर बताया है? मगर नहीं, आपको 4 पन्ने रंगने पड़ेंगे। रंगने मीन्स किसी हाल लिखना ही होगा, चाहे जैसे लिखिए। और पन्ने भी पूरे फुल स्केप आकार के होना चाहिए, पूरा पूरा लिखना चाहिए आपको। यहाँ छात्रों पर अत्याचार नहीं तो और क्या है। देखिए, इस प्रकार अत्याचार होगा, आप मेरे कक्षा में आओगे। अनर्थ तो यहाँ है कि कहा जाता है संक्षेप में लिखो। वहां पर देखिए, समय की पाबंदी के बारे में संक्षेप में लिखियो कह रहा है, मगर 4 पन्ने लिखिए। समय की पाबंदी पर संक्षेप में एक निबंध लिखो जो 4 पन्नों से कम ना हो। ठीक संक्षेप में 2-4 पन्ने हुए, नहीं शायद 100-200 पन्ने लिखवाते। तेज भी दौड़ाए और धीरे धीरे भी। ये कहना है संक्षेप में लिखे और 4 पन्ने लिखे, जैसे कि तेजी भी दौड़िए और धीरे धीरे भी। उनका कहना है उल्टी बात है या नहीं? बालक भी इतनी सी बात समझ सकता है, लेकिन इन अध्यापकों को इतनी तमीज भी नहीं। उस पर दावा घोषणा कर देते हैं, क्या बोलकर? हम अध्यापक है, हम जैसा बोले वैसा आपको करना है। मेरे दर्जे में आओगे लाला, छोटे भाई को लाला कहते हैं, तो ये सारे पापड़ बेलने पड़ेंगे। पापड़ बेलना मुहावरा, मेहनत करना पड़ेगा और तब जाकर आटे दाल का भाव मालूम होगा। आटे दाल का भाव मालूम होना मुहावरा, कठिनाई का सामना करना पड़ेगा। इस दर्जे में अव्वल आ गए हो तो जमीन पर पांव नहीं रखते, जमीन पर पैर नहीं रखना मुहावरा है, बहुत खुश होना। एक बार पास हो गए आप, आपके पैर जमीन पर नहीं रख रहे हो आप, इसीलिए मेरा कहना मानिए। लाख फेल हो गया हूं लेकिन तुमसे बड़ा हूं। संसार का मुझे तुमसे कहीं ज्यादा अनुभव है। जो कुछ कहता हूं उसे गिरहा बांधिए। गिरहा बांधना मुहावरा, अच्छी तरह मन में बिठाना, नहीं तो भाई साहब पछताना पड़ेगा, पछताएगा। मेरी बात को सुनिए। बड़े भाई बोलने पर मैं चुपचाप सुन रहा था। स्कूल का समय निकट आ रहा था। नहीं ईश्वर जाने यहाँ उपदेश माला समाप्त होती, कब तक उपदेश माला देते। स्कूल को जाने का समय आ रहा था। डांट पे डांट सुनाते ही जा रहे। पाठशाला जाने का समय भी हो रहा है। इनकी जो उपदेश देने की माला अभी तक समाप्त नहीं हो रही है। छोटे भाई अपने मन ही मन सोच रहे थे, भोजन आज मुझे निस्वाद लग रहा है। इतनी डांट फटकार सुनने से कोई भोजन अच्छा लगेगा, स्वादिष्ट लगेगा? नहीं, यहाँ पर भी छोटे भाई को भी उस समय का भोजन निस्वाद लग रहा था। जब पास होने पर यहाँ तिरस्कार होता रहा तो फेल हो जाने पर तो शायद प्राण ही ले लेते मेरे बड़े भाई।
भाई साहब ने अपने दर्जे की पढ़ाई का जो भयंकर चित्र खींचा, बच्चों देखे होगे ना भयंकर चित्र किस प्रकार था, उनके दर्जे में आने पर क्या क्या बताया गया था वहां पर। उसने मुझे भयभीत कर दिया। किसे? लेखक को। स्कूल छोड़कर घर नहीं भागा। समझ रहा वो, बाप रे इतना भयंकर चित्र खींचा, अच्छा हुआ मैं स्कूल छोड़कर मम्मी पापा के पास नहीं पहुंचा। यही ताज्जुब की बात है। लेकिन इतने तिरस्कार पर भी पुस्तकों में मेरी अरुचि ज्यों की त्यों ही रही। इतना डांटने पर गांव तो नहीं गया, मगर पढ़ने में रुचि हुई नहीं। बस जैसा का वैसे ही खेल कूद में लगा रहना। कोई अवसर हाथ से ना जाने देता, खेलने का अवसर। पढ़ता भी मगर बहुत कम, बस इतना कि रोज टास्क पूरा हो जाए, टास्क पूरा कर लेता बस। और दर्जे में जलील ना होना पड़े, शर्मिंदा नहीं हुए वैसा देख लेता, बस खत्म। अपने ऊपर जो विश्वास पैदा हुआ छोटे भाई को, वहां फिर लुप्त हो गया, गायब हो गया। जो विश्वास हुआ था, हाँ भाई मैं पढ़ो या ना पढ़ो मैं तो कक्षा में अव्वल ही आऊंगा, जो विश्वास था वो धीरे धीरे गायब हो गया। और फिर चोरों को सा चोरों का साथ जीवन काटने लगा। फिर से देखिए चित्र में आप, चोरी छुपा खेलने के लिए जाना, और चोरी छुपा भाई से चोरी छुपा अंदर दबे पांव आना। इस प्रकार फिर से वही जीवन बिता रहा था, चोरों का सा जीवन काटने लगा था। बच्चों, यहाँ पर हमारा भाग 2 समाप्त हुआ है। धन्यवाद बच्चों, भाग 3 में मिलेंगे।